अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनएमडी कार्ड बिगेस्ट सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, ये पंजाब की बुक में टॉपिक मौजूद है और इसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कौन से फैक्टर्स है जो ट्रांसपायरेशन के फैक्टर रेट को इफेक्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 ये है कि 6 फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। हाउ मेनी आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो योर आंसर मस्ट बी 6 फैक्टर्स। ठीक है, 6 फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आर, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 इज लाइट, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, नंबर 4 ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर, नंबर 5 इज दैट विंड एंड नंबर 6 अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, सॉइल में कितना पानी मौजूद है। एमसीक्यूज नंबर 3 ये है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय लाइट। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल कर रहा है? डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय लाइट। एमसीक्यूज नंबर 4 इज दैट इन स्ट्रॉन्ग लाइट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मच मोर एज कम्पेयर टू द डिम लाइट। अगर हम लाइट के फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट का फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है ओपनिंग एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के। तो ये बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिम लाइट। एमसीक्यूज नंबर 5 ये है कि वो लाइट इज अवेलेबल, जो लाइट अवेलेबल हो तो पोटेशियम आयंस एक्टिवली एंटर द गार्ड सेल्स, वाटर फ्लोज, गार्ड सेल डाइजेट्स एंड स्टोमेटा ओपन्स। उसने कहा कि ना सिर्फ लाइट का कनेक्शन जो है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए से है, बल्कि लाइट का कनेक्शन जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग से भी है। उसने कहा कि अगर हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है तो हम ये भी कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग लाइट में पोटेशियम आयंस एक्टिवली एंटर होंगे गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल्स डाइजेट होंगे और स्टोमेटा ओपन्स होंगे। डायरेक्टली स्टोमेटा की ओपनिंग और ट्रांसपायरेशन भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ऐसे रिलेटेड के जाहिर सी बात है स्टोमेटा ओपन होंगे तभी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये इस तरह भी एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 में कहा जाता है कि सनलाइट स्ट्रॉन्ग ऑन ब्राइट एंड सनी डे, एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। कहा जा रहा है कि जब टेम्परेचर हाई है, धूप बहुत ज़्यादा है, किसी दिन गर्मी ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, और इसकी वजह से ह्यूमिडिटी का मतलब है आपकी सराउंडिंग्स में जो नमी मौजूद है वो कम हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 7 ये है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मिसोफिल सेल इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। उसने कहा कि जो मिसोफिल सेल से एवापोरेशन का रेट हो रहा है, जितना एवापोरेशन होगी मिसोफिल सेल से उतना ही रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी। एमसीक्यूज नंबर 8 ये है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल्स बाय एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सी इन टेम्परेचर। तो उसने कहा कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो होता है वो हर 10 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से डबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने पढ़ा कि रेट ऑफ द लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के, तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर का फैक्टर भी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एमसीक्यूज नंबर 9 ये है कि वेरी हाई टेम्परेचर, अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है यानी 40 to 45 डिग्री सी है, इसमें स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और प्लांट ज़्यादा वाटर को लूज नहीं कर सकता है। टेम्परेचर के एक बढ़ने की भी हद है जिसमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर टेम्परेचर जो है 40 to 45 डिग्री सी एंटीग्रेड को क्रॉस कर गया है देन स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और प्लांट जो है वो ज़्यादातर पानी को लूज नहीं करता है। एमसीक्यूज नंबर 10 ये है कि हायर टेम्परेचर और मेंटेन्ड इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एंड सॉइल वाटर इज लिमिटेड प्लांट वुड विल्ट एंड डाई। उसने कहा कि अगर टेम्परेचर जो है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा अरसे तक आपकी इन्वायरमेंट में रह जाती है और सॉइल का वाटर भी जो है वो लिमिटेड है तो प्लांट जो है वो मुरझा भी जाएगा। विल्टिंग का मतलब होता है वो पौधे का मुरझा जाना, एंड डाई ऑब्वियसली प्लांट जो है वो डाई भी हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 11 ये है कि व्हेन एयर इज ड्राई, जब एयर खुश्क है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ मोजोफिल सेल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ एयर स्पेसिस एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टोमेटा टू आउटसाइड लेयर लीफ इंक्रीजेज, और इसकी वजह से जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज करेगा। यानी ये एमसीक्यूज नंबर 11 और 12 को आप मर्ज करके पढ़ सकते हैं कि जब हवा खुश्क होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा इन तीनों सरफेसिस से, तो ज़्यादा वाटर लॉस्ट होगा और ट्रांसपायरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है कि मर्जिंग इन दोनों एमसीक्यूज को मर्ज कर देंगे कि जब हवा खुश्क है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हवा में नमी मौजूद है तो डिफ्यूजन का रेट रिड्यूस्ड होगा और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी डिक्रीज होगी। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यहाँ पे वर्ड जो है रिड्यूस डिक्रीज है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अप्रिशिएबली यानी वो भी डिक्रीज हो जाएगा रेट। एमसीक्यूज नंबर 14 है कि एयर अगर मोशन में है, एयर इन मोशन इज कॉल्ड द विंड। कई बार हम इस डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं कि एयर जब मोशन में होती है तो उसे हम आंधी वगैरह कहते हैं।
विच काजेज इंक्रीज है रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर एयर मोशन में होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर एयर स्टिल है, एयर स्टिल का मतलब यह है कि एयर हवा चल नहीं रही है, हवा रुकी हुई है, तो कहा जा रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज होगा। यानी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के इंक्रीज करने के लिए हवा का जो है हरकत में होना ज़रूरी है, हवा चलना ज़रूरी है। लेकिन अगर हवा रुकी हुई है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी रिड्यूस्ड ही होते हैं। MCQs नंबर 16 ये है कि इफ देर इज लिटिल वाटर इन द सॉइल लेस इज ब्रोड या ट्रांसपोर्टेड टू लीव सेल्स एंड लेस इज लॉस्ट बाय इन्वायरमेंट। उसने कहा कि अगर आपकी सॉइल में जो है वो वाटर की अमाउंट लिमिटेड है तो इतना ही कम पानी जो होगा वो आपके लीफ को ट्रांसफ़र किया जाएगा और लीफ उतना ही कम पानी जो है वो आपकी इन्वायरमेंट को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये भी एक रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एवेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल। ये दो MCQs हैं, ये किसके साथ डिस्कस किए जाते हैं? ये दो MCQs जो हैं विंड के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। ये MCQ जो किसके साथ डिस्कस किया जा रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल, एंड ये ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर के रिलेटेड MCQs हैं। MCQs नंबर 17 ये है जिसमें कहा जा रहा है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रूट सेल इज रिड्यूस्ड, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस्ड। अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सेल रिड्यूस्ड होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी रिड्यूस्ड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वाई ट्रांसपायरेशन इज इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। पहले एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है जिसमें कहा जा रहा है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपायरेशन सिस्टम जो है वो नेसेसरी है डिसॉल्व्ड मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। दूसरा पॉइंट लिखा है कि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ द लीफ। वाटर भी जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ लीफ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसने कहा कि ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट को कूल भी करता है। इंपॉर्टेंट है ट्रांसपायरेशन हायर टेम्परेचर में। अगर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो तो मच लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट से ज़्यादा पानी निकलेगा। एट हायर टेम्परेचर भी क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाता है। स्टॉप विल्टिंग द लीव्स एंड हेर्बेशियस प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो डिटेल से आपको आंसर दिया जा रहा है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वाटर कंडक्टेड या ट्रांसपोर्टेड किया जाता है टॉल प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशनल पुल के जरिए से पानी जो है वो टॉल प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 आपके साथ ये डिस्कस किया जा रहा है कि मिनरल्स डिजोल्व इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी बाय द ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम। उसने कहा कि ऐसे मिनरल्स जो प्लांट में डिजोल्व हो चुके हैं वो भी पूरी प्लांट बॉडी में कैसे ट्रांसपायर किए जाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम। MCQs कहनी। पॉइंट नंबर 3 ये है कि ट्रांसपायरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एक्सपोज सर्फेसिस ऑफ द लीव्स कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। यानी प्लांट की एक्सपोज सर्फेसिस से, लीव की एक्सपोज सर्फेसिस से जब ट्रांसपायरेशन होगी, इवापोरेशन होगी तो इसका प्लांट की बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट होगा। ये वही कूलिंग इफेक्ट है जो आपकी बॉडी से स्वेटिंग का इफेक्ट होता है। आपकी बॉडी से जब पसीना वेपोराइज हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है तो आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होता है। सेम इज द इफेक्ट ऑन द लीव्स। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रांसपायरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वेट सरफेसिस ऑफ द सेल अलो द गैशियस एक्सचेंज। तो जब आपकी लीफ की सरफेसिस वेट होती हैं तो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमने ट्रांसपायरेशन को इंपॉर्टेंट करार दिया है। नेक्स्ट आगे जो है वो MCQs हैं। यहाँ पे 4 फैक्टर्स ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम MCQs को डिस्कस करेंगे। MCQs है कि आइजोबाइलेटरल लीव्स हैव द इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ साइड्स ऑफ एपिडर्मिस। इसकी मैंने पीछे एक MCQ में मिसाल भी दी थी कि मेज लीव्स या लिली लीव्स जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं कि आइजोबाइलेटरल लीव्स के पास इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एपिडर्मिस। ठीक है, डोर्सी वेंट्रल लीव्स जो हैं इसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे मौजूद हैं। देन नेक्स्ट MCQs ये है कि लेंटी सेल्स जो हैं वो एरेटिंग पोर्स हैं फॉर्म्ड इन बार्क में पाए जाते हैं थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस एंड वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। एक जगह MCQs में यह बात भी डिस्कस की जा रही है कि लेंटिस ट्रांसपायरेशन की 3 टाइप्स हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिसुलर ट्रांसपायरेशन। और कहा जा रहा है कि लेंटिसुलर ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन से भी स्टोमेटा से भी एक्सचेंज ऑफ द गैसेज और वाटर जो होता है वो लॉस होता है, वाटर इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स। तो सेम वही चीज़ बताई जा रही है कि लेंटी सेल्स भी जो है वो बार्क में बनते हैं और यहाँ से भी जो है वो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। एंड नंबर 2 पे क्या हो रहा है कि वाटर वेपर्स लॉस हो रहे हैं, ट्रांसपायर हो रहे हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि लेंटिसेल्स कंसिस्ट ऑफ द लूज मैस ऑफ द सेल, थिन वॉल्ड सेल्स। लेंटिसेल्स में जो है वो थिन वॉल्ड सेल्स मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि एट ईच लेंटिसेल कोर कैम्बियम फॉर्म्स द ओरल स्फेरिकल और द रेगुलर सेल्स, इरेगुलर सेल्स विच आर वेरी लूजली अरेंज्ड हैविंग द लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। उसने कहा कि हर लेंटिसेल में जो है वो कोर कैम्बियम ओवल या स्फेरिकल शेप या इरेगुलर शेप के सेल्स बनाते हैं जो लूजली अरेंज्ड होते हैं और उनके पास लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। उसने कहा कि इंडिविजुअल लेंटिल सेल कैन बी सीन एज वाइट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ यंग स्टेम। स्टेम में लेंटिल सेल आपको इसे देख सकते हैं, एक वाइट पोर्शन की फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये कि लूजली अरेंज सेल लेयर बनीथ विद द न्यूमरस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर और द लाइट। ये एमसीक्यूज जो है वो अपने पिछले वाले एमसीक्यूज से रिलेटेड होता है, जिसमें कहा कि आपने पढ़ा था कि लेंटिल सेल में जो है वो ओवल स्फेरिकल या इरेगुलर शेप्ड सेल्स है जो लूजली अरेंज्ड है और उनके पास लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं। उसने कहा कि ये इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस जो है ये एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि वाटर प्रूफ आउटर बार्क लेयर ऑफ द डार्क सेल्स ऑन द सरफेस ऑन द स्टेम इंटरप्टेड एज अ सेंटर ऑफ द लेंटिल सेल। उसने कहा कि जो बार्क मौजूद है, जिसने कहा था कि हमने कहा लेंटिल सेल जो है वो बार्क में फॉर्म होते हैं, वो जो बार्क मौजूद है वो लेंटिल सेल के सेंटर में मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये कि गार्ड सेल फंक्शन एज अ मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वेव। गार्ड सेल कैसे फंक्शन करते हैं? एज अ मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वेव के जरिए फंक्शन करते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस किया गया, जैसे लाइट की इंटेंसिटी या क्वालिटी क्या है, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इंट्रासेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या है। ये सब फैक्टर्स जो है इनको गार्ड सेल सेंस कर सकता है और ये सिग्नल ट्रांसफर करता है आपके स्टोमेटल के रिस्पॉन्सेस पे कि स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये कि जर्मन बोटेनिस्ट है हमारे पास एक, उनका नाम है एच वेन मोल। इन्होंने प्रपोज किया कि गार्ड सेल्स आर ओनली फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ द लीफ एपिडर्मिस एंड शुगर्स आर प्रोड्यूस्ड इन देम ड्यूरिंग द डे व्हेन लाइट इज अवेलेबल। ये कौन सी थ्योरी है आपके पास? इसने कहा कि गार्ड सेल जो है वो सिर्फ फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ द लीफ है और शुगर्स जिनमें प्रोड्यूस होते हैं लाइट के टाइम पे। शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी जो है वो एच वेन मोहल ने प्रपोज की है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ये कौन सी थ्योरी है, शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी है। तो ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं कि शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी को किसने प्रपोज किया? तो आप कहते हैं कि शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी इज प्रपोज बाय एच वेन मोहल। बायोलॉजी में आपको जो है साइंटिस्ट के नेम्स और साइंटिस्ट की डेट्स को याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो शुगर लेवल राइजेस। किसी भी आपने एंट्री टेस्ट लेवल पर टेस्ट देना है या कोई भी आप अपने एफएससी लेवल पे इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट बायोलॉजी के लेवल पे आपको साइंटिस्ट के नेम और उनकी जो है डिस्कवरीज की डेट्स को याद रखना ही चाहिए एट माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैं जो है वो बायोलॉजी लेवल पे इसको याद रखना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझती हूँ। नेक्स्ट ये है कि शुगर लेवल राइजेस हो। अगर शुगर का लेवल राइज हो तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अपनी पिछली कई वीडियोज़ में ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ। वाटर पोटेंशियल में हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट ये कि पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन गार्ड सेल में इंक्रीज हो तो डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीशीज। उसने कहा कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना जो है वो प्लांट की स्पीशी पे डिपेंड करता है कि यानी कितने फोल्ड वो इंक्रीज होगा। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये एमसीक्यू समझ आ गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।